गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फैमिली। चलिए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, हमारे सीबीएसई के 2021-22 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे ये सारी टॉपिक आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए जनरल इंट्रोडक्शन, ये जनरल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर अकरेंस, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल की ये जो है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसको LPT भी बोलते हैं। इसके 4 ब्लॉक होते हैं, S, P, D एंड F। ये चारों ब्लॉक जो है वो डिपेंड करता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में एंटर करता है। तो देखिए, एक्सट्रीमली लेफ्ट, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है, एक्सट्रीमली लेफ्ट में सारे ही मेटल्स होते हैं। ये एक्सट्रीमली लेफ्ट है, इसमें ये सारे मेटल्स है। ये S ब्लॉक है। एक्सट्रीमली राइट, ये जो आपका एक्सट्रीमली राइट पार्ट है, इसमें ये P ब्लॉक के एलिमेंट्स रखे जाते हैं। इसमें इन दोनों के बीच में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, जिनको हम D ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और इसके अलावा ये आपका लास्ट जो है मेन पीरियोडिक टेबल से बाहर की तरफ रखे गए आपके ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो इनको मेन बॉडी में हम स्पेस, ये मेन बॉडी के अंदर स्थान इनको नहीं मिलता, इसलिए बाहर की तरफ इनको रखा जाता है। देखिए, S ब्लॉक और P ब्लॉक, इन दोनों के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर इनको मेजर एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनको ग्रुप 1, 2 एंड ग्रुप 13 to 18 में रखा जाता है। देखिए, ये जो आपके S ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 होता है। आपके P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6 होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस P ब्लॉक एलिमेंट की, क्योंकि हम P ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे आज। तो P ब्लॉक एलिमेंट, ये जो P ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये सारे ही एक्चुअल में बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है ये, क्योंकि इसमें आपको मेटल्स भी मिलेंगे, इसमें आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, और इसमें आपको मेटेलॉइड भी मिलेंगे, इसलिए इसको डाइवर्सिफाइड ग्रुप बोलते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। एक तो एटॉमिक साइज से इन्फ्लुएंस होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी से इन्फ्लुएंस होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस होती है। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, ये सारी फैक्टर से ये ग्रुप एक्चुअल में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस होती है। अब देखिए, ये ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 को हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 14 को हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 ये है, ग्रुप 17 को हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं। और ग्रुप 18 इसको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। देखिए, ये आपकी नाइट्रोजन फैमिली है। जैसे आपकी ये अपनी फैमिली है, जिसमें ये आप है, ये आपके छोटे भाई साहब हैं,
ये आपके पापा, ये आपकी मम्मी, इस तरीके से आपकी फैमिली जिस तरीके से होती है वैसे ही नाइट्रोजन के अंदर भी नाइट्रोजन की अपनी फैमिली होती है, जिसमें सबसे छोटा नाइट्रोजन होता है, फिर आप फॉस्फोरस है, फिर आपका आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मिथ और सबसे लास्ट एलिमेंट है मॉस्कोवियम। ये मॉस्कोवियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है और हम किसी भी कंपैरिजन में इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक्चुअल में हाफ लाइफ बहुत कम होने की वजह से और रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसकी केमिस्ट्री अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई है, इसलिए कंपैरिजन में इसको यूज़ नहीं करते। हम कंपैरिजन में नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक के एलिमेंट्स लेते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजन्स भी बोलते हैं या पिकोजन्स भी बोलते हैं। तो ये निकोजन्स जो होते हैं वो एक्चुअल में हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइजनस होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। चॉकिंग प्रॉपर्टी फिर से लिख देता हूं मैं, चॉकिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से हम इनको निकोजन्स बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं इनके अकरेंस की। देखिए, सबसे पहले ये आपका जो सो रहा है बंदा, ये आप इसको नाइट्रोजन समझ लीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन भी ऐसे ही आपका क्या होता है, आपको पता है नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, ठीक है। ये भाई साहब भी क्या इनर्ट है। और दूसरे मेंबर जो है इस फैमिली के, उनको देखिए आप, ये दूसरे मेंबर्स है, ये आपको बहुत डरावने दिख रहे हैं लेकिन सबके सब एक्टिव है। ये देखिए, ये डांस कर रहा है, ये भी डांस कर रहा है, ये भी डांस कर रहा है, तो ये सारे के सारे एक्टिव है, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या है आपका, देखिए ये नाइट्रोजन सोता रहता है, ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट होती है, ठीक है। अब देखिए, ये सारे के सारे एक्टिव है, इन सब में सबसे एक्टिव जो है आपका फॉस्फोरस, ये आपका सबसे, देखिए इसके ये डेंजरस फेस क्यों है, क्योंकि इनका नेचर जो है मैंने आपको बताया पॉइजनस नेचर के होते हैं। तो आपको इसके फेस से नजर आ रहा है कि ये कितने पॉइजनस हो सकते हैं। और ये रिएक्टिव भी बहुत ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आपको पता है कि हम फॉस्फोरस को पानी में डाल के रखते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस को किस में रखते हैं, वाटर में रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, जल्दी से रिएक्ट करता है, इसलिए पानी में डाल के इसको शांत रखते हैं। इसके अलावा अदर मेंबर्स भी आपके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो ये रिएक्टिविटी आ गई आपकी। अब हम बात करते हैं इस ग्रुप के मेंबर्स को याद करने की। तो NPASSBBI, इनको आप याद कैसे रखोगे, इसके लिए कोड बना दीजिए आप नाना। N से बोलेंगे नाना, P से बोलेंगे पापा, A से बोलेंगे आपका छोटा भाई आशु, S से बोलेंगे सब, और B से बोलेंगे बीमार। वैसे होने नहीं चाहिए बीमार, लेकिन याद रखने के लिए हम क्या है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, नाना पापा आशु सब बीमार, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं इनके अकरेंस की, मतलब कि ये आपके अकरेंस का मीनिंग ये है कि ये कितने अमाउंट में पाए जाते हैं। तो अमाउंट में देखिए, एक तो एटमॉस्फेयर में होंगे, दूसरा अर्थ क्रस्ट में होंगे, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट जो है उसमें कितने अमाउंट में होते हैं और एटमॉस्फेयर में कितने अमाउंट में होते हैं। तो मेनली हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये आपके जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लिविंग सिस्टम के, मतलब लिविंग सिस्टम का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। तो नाइट्रोजन जो है, अभी मैं एक दूसरी स्लाइड लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए, ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मैंने आपको बताया ये लिविंग सिस्टम का पार्ट्स होता है, ठीक है। पार्ट्स होते हैं, मतलब लिविंग सिस्टम में आपके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो मिलते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन जो है वो आपका किस में होता है? नाइट्रोजन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा कि ये नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स या सारे अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन आपको मिलेगा और अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो लिविंग सिस्टम जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं उसके लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्लांट जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते, प्लांट नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और यही नाइट्रेट जो है वो आपके प्लांट में प्रोटीन फॉर्मेशन करता है और फिर उस प्लांट से एनिमल उस प्रोटीन को यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में। अब देखिए एमिनो एसिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में भी आपका नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन साइकिल चलाता है। मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और फिर से ये नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता रहता है एटमॉस्फेयर में। अब नाइट्रोजन जो है वो आपके दो आइसोटोप की फॉर्म में मिलती है, N14 और N15। अब देखिए नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा एबंडेंट नहीं होती। एक्चुअल में ये आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% होती है, लेकिन अर्थ क्रस्ट पे इसका जो नंबर है वो 33वां नंबर है। अर्थ क्रस्ट पे बहुत ज़्यादा नहीं होती। अर्थ क्रस्ट पे नाइट्रोजन जो है वो दो पीटर की फॉर्म में मिलती है। पीटर के नाम सुने होंगे आपने, है ना, फिल्मों में दिखाते हैं पीटर, है ना। तो यहाँ पे भी दो पीटर है नाइट्रोजन के, दो फ्रेंड है, दो पीटर है नाइट्रोजन के। एक तो आपका चिली से आया हुआ और दूसरा आपका इंडियन, ठीक है। तो चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर। तो चिली सॉल्ट पीटर जो है वो आपके NaNO3, ये चिली सॉल्ट पीटर होता है। इंडियन सॉल्ट पीटर है KNO3। इस तरीके से दो तरीके के ये पीटर होते हैं। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो देखिए फॉस्फोरस जो है वो आपके कहाँ कहाँ मिलता है हम उसको देखते हैं। फॉस्फोरस सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल्स के अंदर फॉस्फोरस होता है मिनरल्स की फॉर्म में। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसके अलावा बोन्स में होता है, ठीक है, फॉस्फोरस। इसके अलावा फॉस्फोरस कहाँ होता है? आपका RNA में होता है, DNA में होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA, DNA। इसके अलावा ये फॉस्फोरस जो है ATP में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखिए ये सारी बायोलॉजिकल सिस्टम में इस तरीके से फॉस्फोरस मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया बायोलॉजिकल सिस्टम वाला पार्ट। अब फॉस्फोरस इसके अलावा आपको कहाँ मिलेगा? फॉस्फोरस मिलता है रॉक्स में, ठीक है, फॉस्फोरस की रॉक्स होती है। अब ये फॉस्फोरस जो है वो ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में मिलता है वहां पे। और ये एपेटाइट फैमिली का पार्ट होता है। एपेटाइट, वो एपेटाइट आपकी जो एपेटाइट है वो अलग होती है, वो भूख होती है, ठीक है। उसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए ये एपेटाइट क्या होता है? आपका कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। तो देखिए इसका भी मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। इसके अलावा देखिए आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये तीनों जो होते हैं वो उसके सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। मतलब AsH2, SbH2, BiH2, इस तरीके से आपके ये As2S3 ये इस तरीके से सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। Sb2S3, Bi2S3 ये सब सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। आगे देखिए ये आपका एपेटाइट है। ये क्या है? एपेटाइट है। ये रॉक से मिलते हैं एपेटाइट। ये आपके फॉस्फोरस के मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉस्फोरस जो है हमको कहाँ से ऑब्टेंड होता है? रॉक से ऑब्टेंड होता है। और एपेटाइट इसको हम क्या बोलते हैं? एपेटाइट। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक। एक मिनट पीछे चलते हैं फिर से। ये देखिए ये आर्सेनिक जो होता है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। आर्सेनिक क्या होता है? एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। फॉस्फोरस जो है वो एपेटाइट फैमिली का मेंबर है। इसका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? CA5PO4CO3 का होल थ्राइस। अब यहाँ पे ये जो है FClOH ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये
तो यदि ये F आ जाएगा यहाँ पे तो CA5PO4 होल थ्राइस F है ना, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं फ्लोरोएपेटाइट। फिर OH जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। Cl जुड़ता है तो हम बोलते हैं क्लोरोएपेटाइट। इस तरीके से ये आपके एपेटाइट होते हैं। बाकी सारी मैंने आपको बताया कि सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो ये फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी होता है CA9PO4 होल 6 CaF2। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस, पेन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए समझने के लिए सबसे पहले ये एलिमेंट्स है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंटीमनी बिस्मिथ आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, 15, 33, 51 और 83। अब देखिए ये सारी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है, तो ये सारी क्या है नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स है। इनका ग्रुप सेम होता है लेकिन इनका पीरियड जो है वो आपका चेंज होता रहता है। तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर पीरियड जो है वो आपका, ये नाइट्रोजन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का, फिर आपका आर्सेनिक फोर्थ पीरियड का, एंटीमनी फिफ्थ का और बिस्मिथ सिक्स पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपको एक एक शेल जो है वो जुड़ते जाते हैं। नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, सबको याद है। अब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाते हैं तो आपको एक शेल जुड़ जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ जाते हैं, तो आप 7 में 8 जोड़ देंगे तो आपको 15 मिल जाएंगे। अब जब आप फॉस्फोरस से आर्सेनिक जाएंगे तब भी आपको एक शेल जुड़ जाता है, तब आपको वहाँ पे 18 एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, तो आपको 18 जोड़ देना है 15 में। फिर आप आर्सेनिक से एंटीमनी जाते हैं, फिर एक शेल जुड़ता है, उसमें 18 एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। फिर आप एंटीमनी से बिस्मिथ जाते हैं, तब भी एक शेल जुड़ता है जिसमें 32 एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। अब बिस्मिथ से आप फिर जब मॉस्कोवियम की तरफ जाते हैं तब भी एक शेल जुड़ जाता है जिसमें 32 एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको जोड़ना, किस तरीके से शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8, 18, 18, 32 और 32। ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ठीक है, स्टार्ट नाइट्रोजन से करोगे तो आप 8, 18, 18, 32, 32 ये जोड़ते जाएंगे, आपको नेक्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। जब आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नियर बाई नोबेल गैस लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वहाँ से जब स्टार्ट करेंगे और नोबेल गैस के साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये बहुत ही लेंदी हो जाता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि नोबेल गैस का नाम लिख के फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए NH2 और NP3 होता है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल के अंदर आपका जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे NH2 को हम इस तरीके से लिखते हैं, NH2 ये NH2 है और NP3 है, मतलब p ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसी एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्चुअल में ये हाफ फील्ड है, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये आपका कैसा है हाफ फील्ड। तो इस तरीके से इसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में जा रहा है, तभी इनके केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है। यहाँ देखिए p में ही जाएगा, आपको लास्ट जो है वो p में जा रहा है, इसीलिए एक फैमिली के है। ठीक है, ये p ऑर्बिटल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन के लिए, हम नियर बाई आपका नोबेल गैस लेते हैं हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। फॉस्फोरस के लिए लेते हैं नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 होता है। आर्सेनिक के लिए आर्गन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 18। एंटीमनी के लिए क्रिप्टॉन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 36।
आपका उसके बाद में बिस्मिथ के लिए जीनॉन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 54, मॉस्कोवियम के लिए रेडॉन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 86। ठीक है, इस तरीके से हम ये आप यहाँ तक लेके इसको लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद आप देखिए हीलियम के बाद में 2s2 2p3, अब आप एक एक शेल बढ़ाते जाएंगे, फिर 3s2 3p3। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब आप 3s2 3p3 मतलब नाइट्रोजन से आर्सेनिक की तरफ जा रहे हैं, तब आप देखिए कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट जुड़ जाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक जो स्कैंडियम जो होता है वो 21 से स्टार्ट हो जाता है, तो 15 से 33 तक जाने में आपको डी ब्लॉक तो जोड़ना पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे डी ऑर्बिटल्स के। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जुड़ रहा है 3d। ठीक है, यहाँ जुड़ेगा 3d, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग हो रही है, 2p 3p फिर 3d जुड़ जाएगा यहाँ पे। फिर आप आर्सेनिक से एंटीमनी जा रहे हैं 33 से 51, तब देखिए आपको एफ ब्लॉक नहीं जोड़ना है, क्योंकि एफ ब्लॉक जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका लेंथेनाइट सीरीज 57 से स्टार्ट होती है, जबकि आप जा रहे हैं 51 तक, है ना, 33 से 51 तक, तब भी आपका डी ब्लॉक ही जुड़ेगा। अब 3d के बाद में क्या जुड़ जाएगा, 4d जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे भी 4d आपको जोड़ देना है। उसके बाद एंटीमनी से आप बिस्मिथ की तरफ जा रहे हैं 51 से 83, अब आपको देखिए यहाँ पे लेंथेनाइट जो है 57 से स्टार्ट होता है, मतलब एक आपके 32 में से 14 एलिमेंट्स आपके लेंथेनाइट के जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब आपको लेंथेनाइट सीरीज जोड़नी है, मतलब 4f यहाँ पे आपको जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कब 3d कब 4d कब 4f जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आप जब जाएंगे 83 से आप मॉस्कोवियम की तरफ जाएंगे, तब आप 5f14 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्टिनाइट सीरीज यहाँ पे और जुड़ जाएगी। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इनकी स्टेट्स के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे स्टेट्स में रहते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो आपको पता है गैसियस फॉर्म में मिलती है और ये डायटोमिक होती है। ठीक है, मतलब N2 की फॉर्म में मिलती है, 2 एटम्स होते हैं इनमें। फॉस्फोरस गैसियस फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, ये आपका टेट्रा एटॉमिक होता है, P4 की फॉर्म में मिलता है। इसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये सारी सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो ये हो गई इसकी स्टेट्स। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स के बारे में, इनके जनरल ट्रेंड्स कैसे वेरी करते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला ट्रेंड है आपका एटॉमिक रेडियस, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर मेटेलिक कैरेक्टर, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे लास्ट है एलोट्रोपी। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस, आपने सबने रेडियस का नाम तो सुना होगा कि रेडियस कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैं आपको रेडियस निकालना सिखाता हूँ। रेडियस कैसे निकालते हैं, ये आपका स्टेडियम है। अब किसी से पूछा जाए, ये राउंड शेप स्टेडियम है, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ऐसे राउंड शेप स्टेडियम। अब आपसे पूछा जाए किसी को कि इसकी रेडियस आपको निकालनी है, तो सेंटर के अंदर एक बच्चा खड़ा हो जाएगा मेजरिंग टेप के साथ में, दूसरा बच्चा यहाँ से डिस्टेंस नापता हुआ आपके पेरीफेरी तक चला जाएगा। तो ये जो आपके सेंटर से पेरीफेरी तक की डिस्टेंस जो होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो किसी भी राउंड शेप की आप रेडियस आराम से निकाल सकते हो। वैसे हमारे एटम भी राउंड शेप के होते हैं, ठीक है, एटम भी राउंड शेप के होते हैं। उसकी रेडियस आप कहाँ से निकालेंगे, उस एटम की रेडियस आप कैसे निकालेंगे। देखिए ये आपका एटम है, ये आपका एटम है, इसके सेंट्रल वाले पार्ट से लगाकर, सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से आप पेरीफेरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, पेरीफेरी कहाँ आती है, जो लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो उसकी पेरीफेरी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, और कभी भी एटम की रेडियस जो है वो किस में नापी जाती है, एटॉमिक रेडियस एंगस्ट्रम में नापी जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए न्यूक्लियस भी तो राउंड शेप होता है, न्यूक्लियस भी राउंड शेप होता है, वो तो एटम से बहुत छोटा होता है, तो इसकी रेडियस भी हम नापते हैं फर्मी में। एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका एटम जो है, एटम की साइज आपके न्यूक्लियस की साइज से 1 लाख टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब 10⁵ टाइम ज़्यादा होती है, तो इसको हम 1 लाख टाइम बोलते हैं। अब आपको रेडियस निकालनी समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम ट्रेंड्स की।
ट्रेंड्स कभी भी आप पीरियड्स और आप क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर ट्रेंड्स देखेंगे हम। ठीक है, फिर से मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की। तो ट्रेंड्स जो होते हैं ना, वो पीरियड्स के अंदर इस तरफ लेफ्ट से आपको, ये लेफ्ट है ये राइट है, इस तरफ आप जब जाते हैं तो पीरियड के अंदर ये पीरियड है, ठीक है, इस तरफ, तो इसमें ट्रेंड चेंज होते हैं। ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होते हैं, ग्रुप होता है, उसको ग्रुप बोलते हैं, तो उसमें ट्रेंड्स अलग होते हैं। तो मतलब हम बात करते हैं वैसे तो एक ग्रुप की बात करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन का पूरा ग्रुप है NPS SPBI, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ये नाइट्रोजन है आपका, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आप जा रहे हैं, देखिए यहाँ एटम की साइज बढ़ती जा रही है, ऊपर से नीचे जाने पर एटम की साइज बढ़ती जा रही है। सेंटर से पेरीफेरी की डिस्टेंस देख लीजिए, ये सेंटर है, पेरीफेरी की डिस्टेंस बढ़ती हुई जा रही है, आपको लग रहा है बढ़ रही है, ठीक है, तो रेडियस बढ़ रही है। तो आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है, एटम की साइज बढ़ रही है। अब बताओ एटम की साइज क्यों बढ़ रही है। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आप जब नाइट्रोजन से फास्फोरस से आप आर्सेनिक से एंटीमनी से बिस्मिथ जाते हैं, तो क्या होता है, एक एक शेल ऐड होता जाता है। एक एक शेल ऐड होने से क्या होता है, एटम की साइज बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, फिर 18 जुड़ते हैं, फिर 18 जुड़ते हैं, फिर 32, फिर 32। इस तरीके से क्या होता है, शेल ऐड होने की वजह से एटम की साइज बढ़ती जाती है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। लेकिन लेफ्ट से राइट में जब आप जाते हैं तो आप एक ही पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, एक ही पीरियड के अंदर। जैसे आप देखिए कि यहाँ आप जा रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसमें शेल चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो वो सेकंड पीरियड के सारी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसके अंदर शेल एक ही रहता है। तो एक ही शेल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको आप मान लीजिए लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर आप मानिए इसको बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, फिर बोरॉन, मतलब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपका लिथियम है, ये आपका लिथियम है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे लिथियम में, इस तरीके से। अब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, ठीक है, ये बेरिलियम है, अब आपका ये बोरॉन है, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन जाना इधर ही है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं नाइट्रोजन में, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे ना। फिर आप 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन, तो 6 ऑक्सीजन में, 7 आपका किसमें, फ्लोरीन में है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका 8 किस में आएगा, नियॉन में, बीच में, अंदर तो 2 है लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। ये आपका लिथियम है, जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो एक प्रोटॉन भी अंदर बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो 2 प्रोटॉन भी बढ़े, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो 3 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 प्रोटॉन, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आपका एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए। तो ये जो है न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप जा रहे हैं यहाँ न्यूक्लियस पे चार्ज यहाँ पे और बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन और ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ चार्ज और बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसकी वजह से आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बढ़ता है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस जो है ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं आयन, ये देखिए हम आगे बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो चलिए ये आपको फिगर समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लास चल रही है, ये मैडम जो है आपकी, ये आपकी क्लास ले रही है, ठीक है। अब मैडम का ध्यान सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है, मैडम का सबसे ज़्यादा ध्यान जो है इस बच्चे के ऊपर है, क्योंकि ये मैडम के सबसे पास में बैठा है। मैडम का ध्यान इसके ऊपर भी है क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है,
फिर ये बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा दूर है, मैडम का ध्यान उसके ऊपर नहीं है, ये भाई साहब बैक बेंचर है ना। तो बैक बेंचर होने का मजा ही अलग है, ये अपनी मस्ती में मस्त है ना। ठीक है, ये जो बच्चा जो है आपका लास्ट मतलब बेंच पे बैठा है, ये अपनी मस्ती में मस्त है, तो यहाँ पे मैडम का ध्यान नहीं जाता है, बहुत कम जाता है। तो मैडम को आप क्या मान लीजिए, न्यूक्लियस मान लीजिए। ये मैडम क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस जो है फर्स्ट जो अपना ऑर्बिटल्स होता है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये आपका सेकंड शेल है, ये आपका मतलब थर्ड सेल है। ठीक है, अब इस फर्स्ट सेल पे मैडम का जो अटेंशन ज़्यादा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस बढ़ रही है यहाँ से यहाँ तक। सेकंड सेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हुआ, ये थर्ड वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो लास्ट वाला जो है ना, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। कैसे अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब इसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, मोटिवेशन इन द मीनिंग है कि एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर चला जाएगा क्लास से। ठीक है, यदि क्लास है तो मोटिवेशन मिलने से क्लास से बाहर चला जाएगा, एनर्जी मिलती है, और ये न्यूक्लियस आपका एटम है तो ये एटम छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो टेंडेंसी आपकी सबकी सेम है। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस तरीके से। ये आपका न्यूक्लियस है, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें यहाँ के शेल है। ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर आपका के एल 3 4 5 6 7 और 8। अब ये आपका एम वाला है। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया नहीं बना है। अब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए, ये जो है आपका जितना दूर होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ के चला जाता है, ये शेल छोड़ के बाहर चला जाता है। उसी को मतलब उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, है ना, जो एनर्जी आपके जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को मतलब मिनिमम अमाउंट में एनर्जी जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो देखिए ये आपका सोडियम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, ये आपका सोडियम बढ़िया से बना हुआ है। ये देखिए, ये आपका ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बाहर निकाल दो तो जो एनर्जी इसके लिए लगेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं कि इनके ट्रेंड कैसे वेरी करते हैं। मतलब अंतिम शेल के इलेक्ट्रॉन को अपने मतलब उसको क्या करते हैं हम, आयनाइजेशन के लिए जितनी एनर्जी देते हैं उसको, जिससे कि वो अपना शेल छोड़ दे, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो देखिए, अब ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपका एक पीरियड के अंदर, ये पीरियड है, पीरियड के अंदर बढ़ती है और ग्रुप के अंदर घटती है। ठीक है, तो देखिए पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट में जाने पर क्या होता है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बताया था। जिससे क्या होता है कि आपके एटम की साइज जो होती है वो छोटी होती जाती है। ठीक है, तो छोटी होने से क्या होता है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसीलिए लेफ्ट से राइट में जाने पर आपकी एटॉमिक रेडियस कम होती है, न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर मैंने आपको बताया था कि साइज बढ़ती है। क्या बढ़ती है, साइज बढ़ती है, मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, इफेक्टिव। अब एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस का जो है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का पावर जो है वो कम हो जाता है, इसलिए आपका आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ग्रुप 15 की ग्रुप 14 से ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रुप 14 ये ग्रुप 13 से हम स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, इस तरीके से। तो ये लेफ्ट से हम राइट में जा रहे हैं ना,
तो क्या हो रहा है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो 14 से 15 की ज़्यादा है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ ग्रुप 16 से भी 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इन दोनों से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 14 और ग्रुप 16 से ज़्यादा क्यों होती है? 14 तो समझ में आता है, ग्रुप 16 से इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ग्रुप 16 के एलिमेंट से ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब देखिए सीधी सी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या है, हम समझते हैं इसको। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपने जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो देखिए ये आपके क्या है, एक बर्ड है, ये क्या है, इसके बच्चे हैं, तो इसके लिए इसका अट्रैक्शन तो होता ही होता है ना। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब मदर का अपने चाइल्ड के लिए क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सारी बच्चे आपने देखा होगा कि यदि ये मदर आगे चलती है तो सारे बच्चे पीछे 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 चलते हैं, मतलब वहां पे उनके बीच में क्या काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। वैसे का वैसा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस मतलब रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जितनी ज़्यादा होती है आपकी अट्रैक्शन उतना ही कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता है। ठीक है, वीक होता है। तो अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है। तो हम और जितनी एटॉमिक रेडियस कम होती है, ठीक है, जितना न्यूक्लियस के पास पास ये इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। तो देखिए हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ट्रेंड्स को देख लेते हैं एक बार। अब हम जब ऊपर से ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में ऊपर से नीचे जाने पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया था एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, एटम की साइज बढ़ती है। ठीक है, एटम की साइज बढ़ती है तो क्या होता है, आपका न्यूक्लियस से एटम की डिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, न्यूक्लियस से आपकी एटम की डिस्टेंस बढ़ती है, जिससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। ठीक है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम होती है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की पावर बढ़ जाती है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो आपको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज छोटी हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, ये आपके ट्रेंड हो गए। अब हम ग्रुप 14 और ग्रुप 15 की बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में, तो ऑब्वियसली हम यहाँ लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। एटम की साइज कम होती जा रही है, एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन जो है अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। बता दिया, ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, आपके नाइट्रोजन की होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये देखिए मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। अब मेटेलिक कैरेक्टर जो है ग्रुप 15 के एलिमेंट, एक्चुअल में क्या है, ये ग्रुप 15 आता कहाँ पे आपका, ये देखिए ये आपके सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट के एक्चुअल में मेटेलिक कैरेक्टर वैसे ही कम होते हैं क्योंकि ये सारी नॉन मेटल्स है। क्या है, नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल के मेटेलिक कैरेक्टर कम होंगे, नॉन मेटल के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, ये तो आपको पता है।
अब जब हम बात करते हैं, ये आपका नाइट्रोजन ग्रुप है ना, ये वाला, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब हम जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी मेटेलिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होंगे। मतलब एलिमेंट जितने, एटम जितने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या रिलीज कर देगा या फिर रिलीज कर देगा, आपके मेटेलिक कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे। और नॉन मेटल का क्या होता है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। नॉन मेटल की जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कम होती है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर जो है, मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाते हैं लेफ्ट से राइट में जाने पर, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। ओके, अब देखिए हम इन सब की बात करते हैं। नाइट्रोजन ऑब्वियसली ये क्या है, सबसे ऊपर है, ठीक है, सेकेंड पीरियड का है, ये नॉन मेटल होता है। फॉस्फोरस ये भी नॉन मेटल होता है। इसके बाद में अब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ, तो आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। ये क्या हो जाते हैं, दोनों मेटेलॉइड हो जाते हैं। इसके बाद में Bi, ये मेटल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको सारे ही एलिमेंट इस ग्रुप में मिल रहे हैं। नॉन मेटल भी मिल रहा है आपको, ठीक है, मेटेलॉइड्स भी मिल रहे हैं और मेटल भी मिल रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप, ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप होते हैं। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। देखिए ये मैंने मेटेलिक कैरेक्टर की बात बताई, ये इंक्रीज होती है, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, मेटल्स, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोई रेगुलर ट्रेंड जो है वो शो नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इस फैमिली में कोई रेगुलर ट्रेंड शो नहीं होता है ऐसा। और दूसरी बात है कि ये सारी जो है वो एक्चुअल में एक्सेप्ट नाइट्रोजन सभी एलोट्रोपी शो करते हैं। इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले मैं आपको मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ एक नई स्लाइड लेके। देखिए तो हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ना, तो बॉइलिंग पॉइंट में ये सीधा सा ट्रेंड शो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में ये सीधा सा ट्रेंड शो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाता है, बढ़ता है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ये एलिमेंट है, ये आपके बॉइलिंग पॉइंट है, सीधा सा ट्रेंड शो करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। ये आपके एलिमेंट, ये आपके बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्चुअल में साइज पे डिपेंड करते हैं। जितनी एटम की साइज बढ़ती है उतने ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। ये कि ये चीज़ें एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस और मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इन दो चीज़ों पे बॉइलिंग पॉइंट और आपके मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर एक तो एटॉमिक साइज के ऊपर, दूसरा नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ये सीधा सा ट्रेंड शो करते हैं क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ती है। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट में रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, तो मेल्टिंग पॉइंट में देखिए इस तरीके से ये ट्रेंड शो करते हैं। यहाँ पे आप एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ले लीजिए, तो यहाँ से इस तरीके से पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं, उसके बाद में कम हो जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन से लगाकर आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं, उसके बाद में आपका एंटीमनी और बिस्मिथ मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। रीजन, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ क्यों जाते हैं, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक सीधी सीधी आपकी एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आर्सेनिक से जब आप एंटीमनी की तरफ जाते हैं और बिस्मिथ की तरफ जाते हैं, तब क्या होता है, आपका यहाँ से यहाँ तक एक इफेक्ट आता है, जिसमें क्या होता है कि आपका ये, उस इफेक्ट को हम बात करते हैं
इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी मैं आपको आगे इसको समझा दूंगा कि ये क्या होता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम हो जाती है। आपका आर्सेनिक से एंटीमनी आने पर ये एक्चुअल में कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, NH2 NP3, ठीक है। ये दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, इसकी वजह से ये 3 कर सकता है। भाई यहाँ से ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे p ऑर्बिटल के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन है। मैं बता रहा हूँ आपको कितने बॉन्ड फॉर्मेशन ये कर सकता है। ये आपका नाइट्रोजन को छोड़ के है ना, देखिए नाइट्रोजन को छोड़ के बात कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है, यहाँ एम्प्टी 4d ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल मान लीजिए इसको, ये एम्प्टी है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एक बॉन्ड ये फॉर्म करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है। ये दूसरा, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, ये पांचवा बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन किए, 5 बॉन्ड्स फॉर्मेशन किए, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप आर्सेनिक तक तो 5 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है आपका, है ना, तो इसको लिखेंगे 5 कोवेलेंट बॉन्ड। अब एंटीमनी तक आते आते यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना इसी तरीके से पड़े रह जाते हैं, ठीक है, रिलक्टेंट हो जाते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल्स के उसके बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। एंटीमनी में भी कम होती है, बिस्मिथ में तो और भी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, केवल p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं। इसकी वजह से नंबर ऑफ बॉन्ड पे आपका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड कम हो गए, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। अब बिस्मिथ पे और ज़्यादा कम हो जाता है, बिस्मिथ पे, ठीक है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए आप एंटीमनी से जब बिस्मिथ पे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ जाती है, ठीक है, एटॉमिक साइज अच्छी खासी बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक हो जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ट्रेंड समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एलोट्रोपी की। चलिए पीछे चलते हैं, एलोट्रोपी के बारे में बात करते हैं हम। देखिए ये सारी एक्चुअल में नाइट्रोजन के अलावा सारी एलोट्रोपी शो करते हैं, ठीक है। एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, है ना। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट्स एलोट्रोपी बोलते हैं। तो फॉस्फोरस 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलता है। फॉस्फोरस कितने एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलता है, 3। एक तो वाइट फॉस्फोरस, दूसरा होता है ब्लैक फॉस्फोरस, और नेक्स्ट है रेड फॉस्फोरस। इस तरीके से 3 फॉस्फोरस होते हैं। अब इसके अलावा आपका एंटीमनी, एंटीमनी क्या होता है आपका, दो एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलता है, येलो और आपका सॉरी ये क्या आर्सेनिक है, येलो और ग्रे। अब एंटीमनी की बात करते हैं, ये भी 2 फॉर्म में मिलता है, येलो फॉर्म में मिलता है, और क्या होता है, सिल्वर ग्रे होता है इसका, सिल्वरी ग्रे। इस तरीके से ये इनके एलोट्रोप्स होते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट मैंने जो आपको बताया कि ये देखिए नाइट्रोजन से आपका फॉस्फोरस और आर्सेनिक यहाँ तक तो ये बढ़ रहा है, देखिए सीधा सीधा, फिर थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, फिर थोड़ा सा कम हुआ। 5 कोवेलेंट की जगह कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 3। इसके बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना ही रहा है, साथ ही साथ इसकी एटॉमिक साइज भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये 2 फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए बिस्मिथ का मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा कम होता है। अभी हम बात करते हैं इसकी टेंडेंसी की, ऑक्सीडेशन के ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कैटेनेशन बता देता हूँ। देखिए चलिए अब बात करते हैं हम इनकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। देखिए अब कैटेनेशन की बात करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स शो कैटेनेशन, है ना। तो कैटेनेशन की टेंडेंसी शो करते हैं। कैटेनेशन क्या होता है, डिफरेंट, एक्चुअल में क्या होता है,
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। ओके, देखिए नाइट्रोजन जो है वो भी एलोट्रोपी शो करता है। ये आपका N3H की फॉर्म में रहता है नाइट्रोजन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। तो हाइड्रोजोइक एसिड को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, नाइट्रोजन से जुड़ के इस तरीके से 3 नाइट्रोजन जुड़े एक साथ और ये आपका हाइड्रोजोइक एसिड फॉर्म किया। तो यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ के सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी शो कर रहे हैं। इस तरीके से एक और होता है एजाइड। एजाइड जो होता है वो N3- की फॉर्म में होता है। ये हटा दो, ये एजाइड बन जाएगा। इस फॉर्म में होता है एजाइड, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस चार्ज कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया कैटेनेशन की टेंडेंसी। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की कैटेनेशन की टेंडेंसी। फॉस्फोरस मैक्सिमम कैटेनेशन की टेंडेंसी शो करता है। ये 2 फॉर्म में मिलता है, एक तो साइक्लिक फॉस्फोरस और दूसरा होता है ओपन फॉर्म में। तो साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे और ओपन चेन कंपाउंड फॉर्म करेंगे। इस तरीके से ये कैटेनेशन शो करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -3, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3। इस तरीके से ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, देखिए ये आपकी 3 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3 कर सकता है यदि डोनेट करते हैं तो, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो कौन सी करेंगे, -3। और टोटल 5 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका डोनेट कर देते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इस तरीके से ये -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके नेगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये आपकी पॉजिटिव 3 और 5 पॉजिटिव है। तो हम इन दोनों को समझते हैं अच्छे से। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया कि ये 2 तरीके की होती है। एक तो ये आपकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कौन सी थी, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NH2NP3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेंगे, क्लियर। तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर सकते हैं, तब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और वो आपका ऑक्टेट फॉर्म करेंगे। लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत ही मुश्किल है, ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। और तब क्या होगा, आपका ये एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा, E-3 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन तो ऐसा कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि भाई साहब नाइट्रोजन, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन घर में सबसे छोटा होता है, ठीक है। घर में क्या होता है, सबसे छोटा। आप नाइट्रोजन का फोटो देखा होगा आपने, तो नाइट्रोजन क्या होता है, घर में सबसे छोटा होता है, स्मॉल साइज होती है। फैमिली दिखाई थी ना, बच्चा गोदी में था, वो नाइट्रोजन था, सबसे छोटा नाइट्रोजन होता है, ठीक है। देखिए उसकी तरफ चलते हम वापस से। ये देखिए, ये आपका, ये नाइट्रोजन है आपका, है ना। ये क्या है, नाइट्रोजन है आपका। ये सबसे छोटा है फैमिली के अंदर, तो क्या होगा, इसकी साइज छोटी है ना, तो इसको लिखेंगे स्मॉल साइज। दूसरा, इस बच्चे के पास में क्या है, सबसे ऊपर वाला सबसे छोटी साइज का है ना नाइट्रोजन। दूसरी बात है, ये एक्चुअल में सबका ध्यान जो है अपनी तरफ खींच लेता है। मम्मी भी इसको, पापा, घर में जिसका भी है सबका ध्यान खींच लेता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। बच्चा
एक तो अटेंशन पे कर लेता है, सबकी अटेंशन खींच लेता है, दूसरा साइज सबसे छोटी होती है, नाइट्रोजन भी घर में सबसे छोटा है, उसके पास में भी दोनों चीज़ें होती है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम उसी फिगर के पास में। देखिए पीपीटी आगे जा ही नहीं रही है। अब देखिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना। तो मैंने बताया ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये नाइट्रोजन जो है क्यों फॉर्म करता है आपका, एक मिनट, अच्छा, क्योंकि इसकी स्मॉल साइज होती है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये दो नाइट्रोजन की विशेषता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, देखिए गेन या फिर आपका डोनेट करके क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और आयनिक कंपाउंड ये फॉर्म करता है। तो इसके आयनिक कंपाउंड में यहाँ लिख लेता हूँ Mg3n2 Ca3n2, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कंपाउंड फॉर्म किया जाता है। इसको मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलते हैं, इसको कैल्शियम नाइट्राइड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे एलिमेंट्स की। तो अदर एलिमेंट्स क्या है, वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बड़े हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी उनसे तुलना में, नाइट्रोजन की तुलना में कम होती है। तो वो इस तरीके के आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये फॉर्म करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। भाई 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, फास्फोरस का एक कोवेलेंट कंपाउंड है Ca3P2, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड। अब देखिए ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट की, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने अभी आपको बताया, उसकी टेंडेंसी कम होती है। ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक एटम की साइज बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम होती है। -3 में कब कंपाउंड बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ओके, इसके अलावा देखिए आपकी ये नाइट्रोजन जो है वो -2 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड फॉर्म करता है। अभी तक तो हमने बात की थी -3 से +5 की, ठीक है। अब देखिए अब और नीचे चलते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन भी आपका ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 से 5 बात की है अभी मैंने। तो देखिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है, आपने इसका नाम सुना होगा NH2NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रेजीन। और इसका -1 में कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है, NH2OH, ठीक है। ओके, अब फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस भी आपके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसका नाम, एक कंपाउंड का नाम है P2H4, ठीक है, P2H4 ये कंपाउंड फॉर्म करता है। लेकिन फास्फोरस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म नहीं करता, ठीक है, -1 में कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सारे ही एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, +3 to +5,
यहाँ तक सारे कंपाउंड जो है, एलिमेंट्स जो है वो आपके ये +5 +3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब देखिए, मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट 3 कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। अब ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी कम होती है। ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी कम होती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? फिर से वही बात है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी समझाता हूँ मैं ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, आपको बस अभी यही ध्यान रखना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अभी समझाता हूँ मैं। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सप्लेन करूँगा। तो एनर्जी देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की ऊपर से नीचे जाने पे, ठीक है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड कब फॉर्म करेगा भाई, ये आपका NS है और ये आपका NP है। NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, NP में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाएंगे, तब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पॉसिबल नहीं है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड ये कैसे फॉर्म करेगा, ये नहीं करेगा। लेकिन भाई नहीं करेगा तो फिर आपको मैं ये बताता हूँ, यदि ये एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है तो फिर ये कहाँ से आया, इसको बोलते हैं PF5। ये कहाँ से आया, इसको बोलते हैं PCl5। भाई जब ये नहीं कर सकते थे तो ये हमने कहाँ से लाया, ये कहाँ से लाया, ये तो होते हैं ना। तो ये एक्चुअल में इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एसेंशियली दे आर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये कोवेलेंट कंपाउंड हो सकते हैं, एसेंशियली ये होते हैं, हो सकते नहीं है, इसीलिए ये आपके कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। लेकिन हमारे नाइट्रोजन भाई साहब NF5 NCl5 फॉर्म नहीं करते, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं करते, ये नहीं बनाते, लेकिन फॉस्फोरस बनाते, इसके बाद वाले भी सब बनाते हैं, ये नहीं बनाते। ये क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। भाई ये जो है ना, नाइट्रोजन में 2s और 2p ही होता है, 2d तो होता ही नहीं है कभी भी। तो वैकेंट रहेगा तो 3d से रहेगा ना, तो 2d से तो रहेगा नहीं, तो वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो केवल 2s और 2p होते हैं। इसीलिए ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसका जो 2s का इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाने के लिए, d आगे तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसीलिए वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये आपके NCl5 और NF5 नहीं बनाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बात करते हैं हम कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जिससे आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। ये आपको फिगर दिख रहा है, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ इसका। देखिए ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आदमी जो है ना, इस तरफ वाला आदमी, इन दोनों से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है, ठीक है। इन दोनों से कोई ना कोई इंटरेक्शन है, मतलब या तो ये इनसे लड़ना चाहते हैं या इनको अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ इस तरीके से। मतलब ये दोनों जो है वो इसके पास सीधी सीधी बात कर रहे हैं, कोई भी पर्पज हो, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा इसके पास आना चाहते हैं। लेकिन ये भाई साहब जो बीच में है ना, ये बैरियर है, इसने इसको भी रोका है और इन दोनों को भी रोक रखा है, आने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये भाई साहब जो बीच वाले हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, इनको प्रिवेंट कर रहे हैं इन दोनों के पास जाने से। तो ये एक बैरियर का काम कर रहे हैं, इसको हम बात करते हैं बैरियर को स्क्रीन की, ठीक है। ये एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक शील्ड का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपनी केमिस्ट्री की टर्म आ गई, स्क्रीन, शील्ड और बैरियर, तीनों शब्द आ गए। तो ये आपको, ये जितने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे भाई साहब, ये जितने ज़्यादा ताकतवर होंगे, वो इसको रोक के रखेंगे, ठीक है। ये जितने ज़्यादा ताकतवर होंगे इन दोनों को रोक के रखेंगे, मतलब
इन दोनों का इंटरेक्शन जो है वो वीक कर देंगे ये, ठीक है। जब आपका स्क्रीन या आपकी शील्ड ये मजबूत है, ठीक है, जब ये शील्ड या स्क्रीन मजबूत है तो आपका इन दोनों का इंटरेक्शन, जिसको मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देता हूँ केमिस्ट्री की भाषा में, वो कम कर देंगे शील्ड मजबूत होगी तो। अब शील्ड जो है वो क्या है, वीक है, आपकी स्क्रीनिंग कम है, शील्डिंग कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये भाई साहब इनको पकड़ लेंगे, ठीक है, या फिर इनसे मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहेंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसको समझ लो न्यूक्लियस। ये जो भाई साहब है ना वो क्या है, आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का हमेशा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपके आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर है ना। तो मैंने इसको ऐसे बनाया है, मैं इसको रब करके, चलिए ये दोनों आपके, ये दोनों जो है वो आपके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरीके से हम इसको बना देते हैं। तो s में ये 2 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, ये भाई साहब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसको ns ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये बीच में जो है ना ये शील्डिंग का काम कर रहे हैं, ये d ऑर्बिटल्स के भी होते हैं और f ऑर्बिटल्स के भी होते हैं। तो d और f ये आपके बीच वाले हैं, ये दोनों क्या करते हैं, शील्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको दोनों को, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं ये d और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यदि शील्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, यदि शील्डिंग, या फिर इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, यदि शील्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो s ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यदि शील्ड आपके या स्क्रीन जो है वो पुअर है, क्या है, शील्ड या स्क्रीन पुअर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा होता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। तो ये s के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, s इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करेंगे, आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये आपको शील्डिंग इफेक्ट मैंने समझा दिया। अब आपको यहाँ से फिगर से भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, ये अपना न्यूक्लियस है, ये आपके d और f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अलग अलग में होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको d भी है या फिर f है, ठीक है। ये आपके s ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ns के। अब देखिए न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस s इलेक्ट्रॉन को दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको मैं लिखता हूँ अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये रिपल्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी ये रिपल्शन है, ठीक है, ये भी रिपल्शन। अब देखिए जब ये आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो, यदि शील्डिंग जो है वो यदि मजबूती से प्रोवाइड करते हैं, यदि ये शील्डिंग स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जब ये शील्डिंग जो है वो वीक हो जाती है, जब शील्डिंग या फिर इसको स्क्रीनिंग एक ही चीज है, ये स्क्रीन बना रहे हैं ना, जब शील्डिंग वीक हो जाती है तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का, और ये इलेक्ट्रॉन को दोनों को इतना टाइटली बॉन्ड करके रखेगा कि आपके ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, इनर्ट पेयर की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो तभी देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आपके D और F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जुड़ते हैं। आपको बताया था कि 3D फिर 4D फिर आपका 4F 5F, इस तरीके से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी कम होती है और +3 की बढ़ती है। मतलब कि S ब्लॉक के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअल में पार्टिसिपेशन नहीं करते, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से शो करता है, ठीक है। ऊपर वाले इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ D और F ब्लॉक होता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे शील्डिंग पुअर होती है,
तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं हम, चलिए आगे देखते हैं हम। ये हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो है वो -3 से +5 के बीच में सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। -3 टू +5 मतलब ये एक वास्ट वैरायटी में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो वाइड रेंज में ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं -3 टू +5। ऐसा क्यों होता है, इसका वही कारण है, 2 रीजन बताए थे मैंने आपको। घर में सबसे छोटा होता है तो इसको बोलते हैं हम स्मॉल साइज। दूसरा होता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए ये आपके बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। अब इन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब देखिए -3 में कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका नाइट्रोजन फॉर्म कर रहा है, ये सारी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखिए जितने भी हाइड्राइड होते हैं वो आपके माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म होते हैं, जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सारी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉक्स। तो ये सारी नॉक्स जो है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं, जैसे N2O, NO, NO2, HNO3। तो ये N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5 ये सब है ना, ये सारी नॉक्स है। और ये हाइड्राइड है NH3, N2H4, फिर NH2OH, ये सब जो है वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में शो होते हैं। नाइट्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करता है, मतलब ये एलिमेंटल फॉर्म में होता है। तब देखिए एक और इसके अंदर रीजन आपका होता है, इसका नाइट्रोजन के पास में क्या करता है, ये पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ओके। अब देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए नाइट्रोजन की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 से +1 से +4 के बीच में, वो एसिडिक सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये HNO3 है नाइट्रोजन का, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखिए तो ये अपने से एक बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट और अपने से एक छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एक रिएक्शन में आपको 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो वो एलिमेंट अपने से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा अपने से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, उसमें रिड्यूस होगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन +4 से +1 से +4 के बीच में एक्चुअल में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है। अब फॉस्फोरस भी आपका +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और इसकी भी +5 से -3 के बीच में ये क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ये दोनों ही मीडियम में करता है, एल्केलाई और एसिडिक दोनों ही मीडियम में ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। कौन, फॉस्फोरस। अब देखिए आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये तीनों जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कोवैलेंसी की। अब नाइट्रोजन की, अब सबकी कोवैलेंसी देख लेते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम जो है 4 कोवैलेंसी शो करता है, ठीक है। क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में 4 ऑर्बिटल्स जो है वही 4 ऑर्बिटल्स ही होते हैं। 4 ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, एक तो ये 2s और ये 2p। तो 2s, ये 2s का एक ऑर्बिटल और ये आपके 2p के 3 ऑर्बिटल। 2p के कितने ऑर्बिटल है, 3। तो 3 और 1 कितना हो गया आपका, 4 ऑर्बिटल। तो ये अपनी कोवैलेंसी को तो एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि 2d तो होता ही नहीं है ना, 2d तो पॉसिबल ही नहीं है।
इसलिए मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अदर जो है वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर देते हैं क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे फॉस्फोरस की बात करें हैं तो फॉस्फोरस में क्या होता है 3s2 3p3 और इसके पास में 3d ऑर्बिटल तो होता है ना 0, ठीक है। तो ये कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें जाके, तो ये एक्चुअल में 5 कोवेलेंसी आपकी शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसीलिए ये क्या करता है PCl5 फॉर्म करेगा और PF5 फॉर्म करेगा, ठीक है, कोवेलेंसी को एक्सपेंड करने की वजह से। नाइट्रोजन जो है वो NCl5 NF5 फॉर्म नहीं करता क्योंकि ये कोवेलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसलिए ये फॉर्म नहीं करता। ओके, होप कि आपको सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके अलावा आपका देखिए आपका आर्सेनिक भी करता है। आर्सेनिक क्या करता है AsF5 ये फॉर्म करेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं एनामोलस बिहेवियर की। चलिए आगे देखते हैं हम। ये हो गया एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है। एनामोलस का मतलब होता है ये विचित्र व्यवहार शो करता है, अपने मेंबर के, अपनी जो फैमिली के दूसरे मेंबर से विचित्र व्यवहार शो करता है। छोटा होता है, ये भाई साहब छोटे हैं तो छोटी साइज है इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं। एक और रीजन इसमें जुड़ जाता है, ये p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसमें d ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। तो इसके एनामोलस बिहेवियर के ये तीनों रीजन है और ये दोनों रीजन भी है कि ये इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी एब्सेंट होते हैं और p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। देखिए बाकी अदर जो है वो आपके p-pi d-pi बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉस्फोरस क्या करता है p-pi d-pi बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना। तो अदर जो है वो p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते क्योंकि उनके एक्चुअल में एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज जो होती है वो लार्ज होती है दूसरों के, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज दूसरों की लार्ज होती है और वो डिफ्यूज होते हैं, इसकी वजह से ये p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब आपको ये डिफ्यूज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक फिगर से। देखिए ये जो है ना, ये सूमो पहलवान है, अब ये आपस में गले मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपका ये लीन एंड थीन जो है आदमी है, ये भी लीन एंड थीन आदमी है, ठीक है। ये जब दोनों आपस में हग करेंगे, गले मिलेंगे, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो एक्चुअल में क्या होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये दोनों जो है एक्चुअल में थिन पर्सन जब हग करते हैं तो क्या होगा, ओवरलैपिंग जो है, मतलब ओवरलैपिंग मतलब लिपटना, ठीक है। ओवरलैपिंग मतलब लिपटना हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। ये भाई साहब जब गले मिलेंगे तो क्या इफेक्टिव गले मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, डिफ्यूज है, ठीक है। इनकी साइज ज़्यादा है, भाई साइज बड़ी होने से ये क्या हो जाएंगे, साइज बड़ी है इसलिए ये डिफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इनकी ओवरलैपिंग जो है, डिफ्यूज होने की वजह से ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको समझा देता हूँ, इस चीज़ को अपने फिगर से समझाता हूँ। देखिए ये अपने p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जैसे तो पाई बॉन्ड, पहली बात तो ये सिग्मा बॉन्ड है। ये क्या है, एक मिनट मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड है। ये s ऑर्बिटल राउंड शेप होता है, p ऑर्बिटल डम्बेल शेप होता है। तो ये राउंड शेप का ऑर्बिटल राउंड शेप से आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, राउंड शेप का ऑर्बिटल आपके डम्बेल शेप से ये s और पाई जो है p सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक s और एक आपका p ऑर्बिटल मिल रहा है। ये दो p ऑर्बिटल मिल रहे हैं, मतलब दोनों डम्बेल शेप, ठीक है। लेकिन ये जो आपका जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है। मतलब इसका एंड इससे मिलके
इसका एंड इससे मिलके क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है, हम बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड की। देखिए पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब यहाँ पे देखिए एक एक्सिस पे तो ये ओवरलैपिंग हो नहीं रही है, ओवरलैपिंग हो रही है ऊपर नीचे है। ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, ऊपर नीचे है। तो ऊपर नीचे ओवरलैपिंग होने को हम क्या बोलते हैं, साइड टू साइड, साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, सेंटर में ज्यादा होगी। न्यूक्लियाई के सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा। वंस अपॉन अ टाइम आपने ये पढ़ा होगा। अब जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऊपर नीचे जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। एक्सिस के ऊपर नीचे ओवरलैपिंग होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं जब दो पाई, ये पाई ऑर्बिटल और ये पाई ऑर्बिटल, जब इनकी ओवरलैपिंग साइड बाय साइड होती है तो पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड की। डी पाई बॉन्ड कब फॉर्मेशन होंगे, जब उसके पास डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये डी ऑर्बिटल है, इसकी साइज तो भाई साहब और खतरनाक है। ये अपना एक सूमो पहलवान है, ठीक है। ये आपका क्या है, पतला आदमी। कैसा आदमी, पतला आदमी। दो पतले आदमी एक साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, दो पतले ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो रही है। एक सूमो और एक पतला, क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग थोड़ी कम इफेक्टिव हो रही है, क्योंकि ये भाई साहब क्या है, सूमो तो हमेशा डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या हो गई, ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुई है। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किया। डी पाई कौन करेगा, जिसके पास डी ऑर्बिटल होगा। फॉस्फोरस, आर्सेनिक सबके पास होते हैं, लेकिन केवल नाइट्रोजन के पास नहीं होते। तो नाइट्रोजन पी पाई डी पाई कुछ भी फॉर्म नहीं करता, केवल पी पाई, ठीक है। अब आपका फॉस्फोरस क्या करेगा, ये पी पाई डी पाई करेगा। फॉस्फोरस पी पाई नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डी पाई। दोनों सूमो पहलवान हैं, दोनों क्या है, ये भी सूमो ये भी सूमो। ओवरलैपिंग क्या है, और आपकी इफेक्टिव नहीं होगी, मतलब और कम इफेक्टिव होगी, क्योंकि दोनों ही ज्यादा डिफ्यूज है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डी पाई पी पाई का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे R3P डबल बॉन्ड O, ये जो है ना, R क्या है, R3P डबल बॉन्ड O, ये जो है आपका, ये पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन से बनता है। एक और आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, R3P डबल बॉन्ड CH2, ये भी आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन से बनता है। ये कार्बन है, इसके पास में पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी है, फॉस्फोरस है, डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो डी पाई के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, डी पाई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और पी पाई के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ डी पाई पी पाई बॉन्ड या पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है कि एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा एम्प्टी ऑर्बिटल, जब ये इनके बीच की ओवरलैपिंग होती है तो वो हमेशा पी पाई डी पाई, मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है, तभी ये फॉर्म होगी। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, एक और चीज है यहाँ पे, मैं समझाता हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, तो नाइट्रोजन जो है वो एबनॉर्मल या एनामोलस बिहेवियर शो करता है। तो नाइट्रोजन जो होता है आपका, वो डाया एटॉमिक होता है। कैसा होता है, मतलब ये नाइट्रोजन इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करता है। और आपने देखा होगा फॉस्फोरस, ये आपका टेट्रा एटॉमिक होता है, ठीक है, मतलब कैटेनेशन की पावर जो है फॉस्फोरस में ज़्यादा होती है। तो फॉस्फोरस के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपका फॉस्फोरस जो है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मतलब एक फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, अब आप यहाँ देखिए कि इसकी कैटेनेशन की टेंडेंसी बहुत कम होती है, नाइट्रोजन के कैटेनेशन की टेंडेंसी कम होती है। फॉस्फोरस का ये बॉन्ड टूट के क्या होता है, इस तरीके से चेन फॉर्मेशन करता है पूरा, ठीक है। तो वहाँ कैटेनेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है फॉस्फोरस की, कैटेनेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है।
क्यों होती है ऐसी? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रिपल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो उसकी ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट होता है, इनर्ट गैस के रूप में आपको मिलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, यदि हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन करें एन एन के बीच में और पी पी के सिंगल बॉन्ड की बात करें, ये हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड जो है फॉस्फोरस का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड की तुलना में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए वो ज़्यादा मजबूत था, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए फॉस्फोरस में कैटेनेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन में कैटेनेशन की टेंडेंसी कम होती है। ठीक है, ओके। अब नाइट्रोजन में एक और चीज़ है कि नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है। कैसा है? नाइट्रोजन का साइज छोटा है, सबसे छोटा है ना ये घर में, साइज छोटा है। इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बॉन्ड की साइज भी इसकी बहुत छोटी होती है। ठीक है, ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ भी छोटी होती है। तो जो अनआयनिक इलेक्ट्रॉन होता है उसका हाई इलेक्ट्रिकल रिपल्शन होता है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में आयनिक इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉन आयनिक इलेक्ट्रॉन का, ये जो इसके नॉन आयनिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका हाई इंटर आयनिक इंटरेक्शन होता है, इंटर आयनिक। ठीक है, इसकी वजह से भी इसका जो है सिंगल बॉन्ड कमज़ोर होता है फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, ये मैंने रीजन बता दिया बॉन्ड कमज़ोर क्यों होता है उसका। ठीक है, इसके जो एक्चुअल में नॉन आयनिक इलेक्ट्रॉन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होता है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन होता है, वो बहुत ही आपका हाई होता है, जिसके वजह से क्या होता है आपका इसकी बॉन्ड जो है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अब ये आपका हो गया यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज के लिए पार्ट फर्स्ट में इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।